हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसरो के URSC 2024 के टेक्नीशियन बी के टर्नर, प्लम्बर, फीटर, मशीनिस्ट और वेल्डर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जहाँ तक ये पार्ट 1 हुआ, जहाँ पर ख़त्म हुआ, उसके आगे का जो प्रश्न है उन सभी को इस पार्ट 2 में डिस्कस किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाकर देख लें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको टॉप 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और इसके पिछले वाले वीडियो यानी कि जो पार्ट 1 है इसमें भी आपके 100+ प्रश्न है। तो अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो पहले इस पार्ट 1 को आप देख लें, उसके बाद से आप पार्ट 2 को देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में 100 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो ऑप्शंस हैं उन सभी को भी डिस्कस किया गया है। तो ये 100+ प्रश्न रहने वाला है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके एग्ज़ाम में यहाँ से रहेगा ही रहेगा। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न हो सकता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखकर ही जाएं, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब इस पार्ट 2 के प्रश्न को डिस्कस किया जाए और समझा जाए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिनिंग। अब आइए फ्रेंड्स, जो फाइल है इसके बारे में इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो फाइल है वो कैसा टूल है, तो ये कटिंग टूल है। और ये जो फाइल है इसका जो हार्डनेस होता है वो कितना होता है, तो इसका हार्डनेस 60 से 64 HRC होता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला, साधारण कार्य के लिए जो फाइल की जो लंबाई जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो साधारण कार्य के लिए फाइल की जो लंबाई है वो 100 से 200 mm होना चाहिए। और फाइन कार्य के लिए कितना होना चाहिए इसकी लंबाई, तो फाइन कार्य के लिए 200 से 400 mm होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो फाइल है वो कैसा टूल है, तो वो कटिंग टूल है। और जो फाइल है इसका जो हार्डनेस है वो कितना होता है, तो 60 से 64 HRC होता है। और साधारण कार्य के लिए जो फाइल है इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 100 से 200 mm होनी चाहिए। और फाइन कार्य के लिए कितना होना चाहिए, तो 200 से 400 mm होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला प्रश्न जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। तो इस छेनी का नाम क्या है, यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये कौन सा छेनी है, इसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेब चीजल। ये कौन सा चीजल है, तो ये वेब चीजल है। अब आइए वेब चीजल के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग ड्रिल द्वारा
छिद्र बनाने के पश्चात उसके बीच जो धातु होता है उसको हटाने के लिए हम वेब चीजल का उपयोग या प्रयोग करते हैं। अगला है फ्लैट चीजल। अब फ्लैट चीजल के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें जो यानी कि जो फ्लैट चीजल होता है इस छेनी में इसकी जो चौड़ाई होती है इसकी मोटाई से अधिक होती है। तो आपको ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्यों हथौड़ा के चेहरे पर यानी कि फेस पर थोड़ी उतलता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि किनारे की खुदाई से बचाने के लिए दी जाती है। अब देख लेते हैं हैमर के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो हैमर होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो ये होता है हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो फेस होता है या फिर जो इसका पेन होता है उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। और जो इसके पार्ट्स के जो नाम है यानी कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसका क्या नाम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हैमर होता है इसमें एक होता है पैन होता है, एक होता है फेस होता है, एक होता है आई होल होता है, एक होता है इसमें हेड होता है, एक हैंडल होता है, एक वेज होता है। यानी कि ये सभी इसके यानी कि हैमर के पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। अब आइए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हैमर है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और इसका जो फेस होता है या फिर इसका जो पेन होता है उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो इसके पार्ट्स होते हैं जैसे कि पेन हो गया, फेस हो गया, आई आई जो होल हुआ वो हो गया, उसका हेड हो गया, उसको हैंडल हो गया, वेज हो गया। ये सभी जो दिए गए हैं ये सभी हैमर के पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। इस हथौड़े का नाम क्या है? यानी कि ये वाला फिगर देखकर बताना है कि ये कौन सा हथौड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रॉस पैन हैमर। ये कौन सा हथौड़ा है? तो ये क्रॉस पैन हैमर का फिगर दिया गया है। अब आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो इस हैमर का जो पिन होता है वो जो स्ट्रेट पेन जो हैमर होता है उसी के समान होता है, लेकिन इसकी जो जो पिन होता है यानी कि ये जो पिन जो होता है वो जो हैंडल जो होता है इसी के लंबवत होता है। अब देख लेते हैं जो मैलेट हैमर है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैलेट हैमर किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो ये लकड़ी का बना हुआ होता है। यानी कि जो लकड़ी का बना हुआ जो हैमर होता है उसको मैलेट हैमर कहते हैं। और इसका अधिकतर जो प्रयोग होता है वो सीट मेटल जो कार्य होता है इसी में मैलेट हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये सब पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का जो कोण होता है उसका नाम क्या है? यानी कि ये प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जब आप चिपिंग करते हैं उस समय जो छेनी का जो अक्ष है और जॉब की जो सतह है इसके बीच का जो कोण है उसका नाम क्या है वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और फ्रेंड्स इस प्रश्न को आगे अच्छे से और डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि रेक एंगल किसको कहेंगे, पॉइंट एंगल क्या है, क्लियरेंस एंगल क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अगला प्रश्न जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटलनेस। यानी कि ये ब्रिटलनेस जो है वो वह गुण है धातु का जो टूटने से पहले कोई भी
यानी कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है, टूट जाती है एक ही बार में। और अब देख लेते हैं हम टेनिसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस गुण के कारण क्या होता है। तो इस गुण के कारण खींचने का दबाव, यानी खींचने का जो दबाव होता है वो पड़ने पर वो नहीं टूटती है, यानी कि उसे खींचा जाए और वो नहीं टूटे, तो वो टेनिसिटी कहलाता है। हार्डनेस गुण के कारण क्या होता है, तो जैसे कि घिसना हुआ, काटना हुआ, खुरचना हुआ, इन सभी का विरोध करता है, उसी गुण को क्या कहते हैं, तो हार्डनेस कहते हैं। टफनेस किसको कहेंगे, तो चोट सहन करने की जो क्षमता रखता है उसी को टफनेस कहते हैं। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रिटलनेस है वो क्या है। तो इस गुण के कारण क्या होता है, तो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति का अनुमति जो है वो नहीं देता है, वो भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस कहलाता है। टेनिसिटी किसको कहता है, तो इस गुण के कारण क्या होता है, तो खींचने का दबाव पड़ने पर ये नहीं टूटता है। और हार्डनेस इस गुण के कारण क्या होता है, तो घिसना, काटना या फिर खुरचने का जो विरोध करता है उसी को हार्डनेस कहते हैं। और टफनेस किसको कहते हैं, तो चोट सहन करने की जो क्षमता रखता है उसी को क्या कहते हैं, तो टफनेस कहते हैं। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। गहराई माइक्रोमीटर यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, यानी कि ये जो एक्स जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये लॉक को दर्शा रहा है। ये जो एक्स जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लॉक हो जाएगा, यानी कि ये जो एक्स है वो लॉक को दर्शा रहा है। अब इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, इसके पार्ट्स के नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कौन सा माइक्रोमीटर है, तो ये डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। और इसके यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर का ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रैचेट कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं थिम्बल कहते हैं। इसको तो लॉक कहते हैं, आपको पता ही होगा। इसको क्या कहते हैं, तो इसको बेस कहते हैं। और ये जो नीचे वाला जो दिया गया है इसको क्या कहते हैं, तो डेप्थ रॉड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो डेप्थ रॉड कहते हैं। और ये जो माइक्रोमीटर है ये क्या है, ये कौन सा माइक्रोमीटर है, तो ये डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ग्रूव की जो गहराई है उसको मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका, तो जो गहराई माइक्रोमीटर है यानी कि जो डेप्थ माइक्रोमीटर है इसका। तो आई होप ये सभी इसके पार्ट्स के नाम के बारे में आप समझ गए होंगे कि इस वाले भाग को रैचेट कहते हैं, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो थिम्बल कहते हैं। ये जो एक्स जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये लॉक नट जो है इसको दर्शा रहा है। और ये वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। नीचे वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, तो डेप्थ रॉड कहते हैं। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एनेलिंग के लिए किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, यानी कि ये कौन सा ड्रिलिंग मशीन है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिलर ड्रिलिंग मशीन का फिगर दिया गया है। और इसमें यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ होता है इस वाले भाग में, और इस वाले भाग को यहाँ पर क्या लगा हुआ था, तो मोटर लगा हुआ होता है। इस वाले भाग को पिलर कहते हैं, नीचे वाला भाग को बेस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और जो जिंक जो क्लोराइड है इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, यानी कि रासायनिक जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ZnCl2, यानी कि ZnCl2 को क्या कहा जाता है,
तो इसको जिंक क्लोराइड कहा जाता है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो जो जिंक क्लोराइड है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 5 मिनट। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वर्नियर वेबल जो प्रोटेक्टर है इसके जो किनारा जो होता है वो 45 डिग्री से 7 जो डिग्री होता है इसके कोण पर होता है। और इसके प्रत्येक जो मेन स्केल जो होता है मेन स्केल इसके डिवीजन का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 1 डिग्री होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हेड बनाने के लिए लंबाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्यों सतह प्लेटें तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विकृति को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। समायोज्य समानांतर ब्लॉक यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए यही इसका लाभ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। 1 मीटर को मिलीमीटर यानी कि mm में बदलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1000 mm यानी कि एक मीटर में कितना mm होता है? तो 1000 mm होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए जो इम्पोर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 1 मीटर जो होता है 1 मीटर इसमें सेंटीमीटर कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला है एक जो किलोमीटर है 1 किलोमीटर वो कितने मीटर के बराबर होता है? तो वो 1000 मीटर के बराबर होता है। और 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी कि फ्रेंड्स जो 1 मीटर जो होता है वो 1000 mm यानी कि मिलीमीटर के बराबर होता है जो कि प्रश्न में कहा जा रहा है। अगला है 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जो 1 किलोमीटर जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। इस वी ब्लॉक का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर दिया गया ये तो वी ब्लॉक का फिगर दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है कि ये कौन सा वी ब्लॉक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक का फिगर दिया गया है। अब भाई इसके पार्ट्स के नाम जो है उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो नीचे वाला जो ये जो भाग है यानी पार्ट का जो नाम है ये क्या है? यानी कि इसको क्या कहते हैं? तो इसको बेस कहते हैं इसके नीचे वाला भाग को।
और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं साइड फेस कहते हैं, साइड फेस। और ये जो ऊपर वाला ये जो वाला जो जो भाग है इसको क्या कहते हैं, तो इसको टॉप फेस कहते हैं, टॉप फेस। ओके फ्रेंड्स, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लैंक्स फॉर भी कहते हैं, फ्लैंक्स फॉर भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रूव कहते हैं, यानी ग्रूव फॉर क्लैंपिंग, यहीं से क्लैंप किया जाता है। ठीक है, तो ग्रूव फॉर क्लैंपिंग कहते हैं। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे वाला भाग को इसको क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। इस वाला भाग को क्या कहते हैं, तो साइड फेस कहते हैं। इस वाला भाग को क्या कहते हैं, तो इसको टॉप फेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लैंक्स फॉर भी कहते हैं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको ग्रूव फॉर क्लैंपिंग कहते हैं। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है उसको वो डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 118। संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी ये जो एक्स है वो किस भाग को यानी किस चीज़ को दर्शा रहा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्राइबर, यानी कि जो एक्स है वो स्क्राइबर को दर्शा रहा है। और अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो फिगर जो दिया गया ये कॉम्बिनेशन सेट का फिगर दिया गया है, कॉम्बिनेशन सेट का। अब इसके जो पार्ट्स यानी भाग हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्लैंपिंग नट कहते हैं। और इस पूरे वाला भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्क्वायर हेड कहते हैं। और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसको प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेंटर हेड कहते हैं। यानी कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो स्क्राइबर को दर्शा रहा है। ये जो ब्लैक वाला ये जो है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये क्लैंपिंग नट को दर्शा रहा है। और इस वाला भाग को क्या कहते हैं, तो इसको स्क्वायर हेड कहते हैं। इस वाला भाग को कहते हैं प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। और इस वाला भाग जो है इसको कहते हैं सेंटर हेड कहते हैं। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। इसका एक और नाम क्या है, तो इसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको ऑडले कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका 3 नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें ताकि अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो छेनी में ये जो अल्फ़ा जो दिया गया अल्फ़ा से चिन्हित जो कोण है उसका नाम आपको बताना है कि ये जो अल्फ़ा जो है ये किस एंगल को दर्शा रहा है। यानी कि ये जो अल्फ़ा है इसको कौन सा एंगल कहते हैं, यानी कि इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये क्लियरेंस एंगल को दर्शा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए बाकी सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी कौन कौन सा एंगल है इसमें। तो ये जो दिया गया है जो गामा जो दिया गया है ये गामा ये कौन से एंगल को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है जो रेक एंगल है इसको दर्शा रहा है। यानी कि ये जो है वो कौन सा एंगल है, तो ये रेक एंगल है। और ये जो बीटा जो है वो बीटा ये कौन से एंगल को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है जो पॉइंट एंगल जो है पॉइंट एंगल इसको दर्शा रहा है। यानी कि अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि बीटा जो है वो कौन से एंगल को दर्शा रहा है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पॉइंट एंगल हो जाएगा। और ये जो गामा है वो कौन से एंगल को दर्शा रहा है, तो ये रेक एंगल को दर्शा रहा है। और ये जो अल्फ़ा जो है ये जो अल्फ़ा जो कोण है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये क्लियरेंस एंगल को दर्शा रहा है। और एक ये भी जो दर्शा रहा है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये कौन सा एंगल है किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो इंक्लिनेशन जो एंगल है एक इंक्लाइंड जो एंगल है इंक्लाइंड एंगल ये इंक्लाइंड एंगल को दर्शा रहा है। यानी कि इसमें 4 एंगल दिए गए हैं।
ये जो गामा जो दिया गया है वो रेक एंगल को दर्शा रहा है, जो बीटा जो दिया गया है वो पॉइंट एंगल को दर्शा रहा है, जो अल्फ़ा जो दिया गया है वो क्लियरेंस एंगल को दर्शा रहा है, और ये जो एंगल जो दिया गया है ये इंक्लाइंड एंगल को दर्शा रहा है। तो आई होप ये चारों एंगल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें और इसको एक बार फिर से देख लें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। घुमावदार ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाफ राउंड नोज चीजल का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो घुमावदार ग्रूवेज को काटने के लिए। और ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है फ्लैट चीजल, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें यानी कि इस छेनी की जो चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई वो जो इसकी जो मोटाई है इससे अधिक होती है, और इसका यानी जो फ्लैट जो चीजल होता है इसका जो प्रयोग होता है वो सबसे अधिक होता है। दूसरा है ये वेब चीजल, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग ड्रिल बनाने के पश्चात उनके बीच की जो धातु जो होता है उसको हटाने के लिए वेब चीजल का उपयोग करते हैं। तो आई होप ये फ्लैट चीजल और ये वेब चीजल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ा का वजन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम। यानी कि जो मार्किंग करने के उद्देश्य से जो हथौड़े का जो हम यूज करते हैं उसका जो वजन होता है वो 250 ग्राम होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जो बॉल पेन जो हैमर है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्किंग के लिए हम ये जो बॉल पेन जो हैमर है इसी का उपयोग करते हैं मार्किंग करने के लिए। जैसे कि मार्किंग हो गया, मार्किंग में भी इसका उपयोग होता है, चिपिंग में भी इसका उपयोग होता है, और रिवेटिंग में, यानी तीनों में हम बॉल पेन हैमर का उपयोग करते हैं। और BIS के अनुसार ये जो बॉल पेन जो हैमर है इसका वज़न जो है वो कितना से कितना होता है? तो 0.11 kg से 0.91 kg तक होता है। अब आइए एक बार और देख लेते हैं। तो जो बॉल पेन जो हैमर जो होता है इसका उपयोग हम किस किस लिए करते हैं? तो मार्किंग करने के लिए भी करते हैं, चिपिंग करने के लिए भी करते हैं, और रिवेटिंग करने के लिए भी करते हैं, यानी कि 3 कामों के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इस ये कितने वजन में पाया जाता है? तो BIS के अनुसार 0.11 से 0.91 kg के वजन तक पाए जाते हैं। तो आई होप ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि असमान फिनिश सतह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124। वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्लैट चीजल। यानी कि वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए हम फ्लैट चीजल का उपयोग करते हैं। अब आइए फ्लैट चीजल के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो बॉडी जो होती है वो प्रायः षष्ठभुज आकार की होती है, यानी कि जो फ्लैट जो चीजल होता है इसका बॉडी कैसा होता है? तो षष्ठभुज आकार का होता है, और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। और इसकी जो कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है जो फ्लैट चीजल है इसकी,
वो कितनी होती है? तो 16 से 32 होती है। ओके फ्रेंड्स। और जो क्रॉस कट जो चीज़ल है, इसका जो कटिंग एज है यानी कटिंग एज की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? तो 4 से 12 होती है। यानी कि जो फ्लैट चीज़ल होता है इसका जो कटिंग एज की जो चौड़ाई जो होती है वो 16 से 32 होती है, और जो क्रॉस कट जो चीज़ल है इसका 4 से 12 होता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। इस फाइल का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये कौन सा फाइल है, इसका क्या नाम है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोटरी फाइल। ये कौन सा फाइल है? तो ये रोटरी फाइल का फिगर दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फाइल किसी मशीन में पकड़कर इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो रोटरी फाइल का। अब देख लेते हैं ये जो क्रॉसिंग जो फाइल है इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्रॉसिंग जो फाइल है इसका प्रयोग कर्व्ड जो सरफेस है इसको रेतने के लिए क्रॉसिंग फाइल का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो रोटरी फाइल है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो किसी मशीन में पकड़कर इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो रोटरी फाइल का। और जो क्रॉसिंग जो फाइल है इसका जो प्रयोग है वो कर्व्ड जो सरफेस जो है उसको रेतने के लिए हम क्रॉसिंग फाइल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए फाइल के फेस पर चौक लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। फाइन पिच हेक्साब्लेड का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। अब ये जो हेक्सा ब्लेड है इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो हेक्सा ब्लेड होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है, हाई कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है, और हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है। यानी कि जो हेक्सा ब्लेड है वो 3 मटेरियल का बना हुआ होता है। कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है, हाई कार्बन स्टील का भी, हाई स्पीड स्टील का भी, यानी कि इन तीनों का। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीक पर दर्शाया जाता है। यानी कि जो हथौड़ा जो होता है उसका जो वजन होता है वो चीक पर लिखा हुआ होता है, यहीं पे दर्शाया जाता है कि इसका ये कितने वजन का है। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि ये जो हैमर होता है यानी जो हथौड़ा होता है इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जैसे कि बॉल पेन हैमर होता है, एक होता है क्रॉस पेन हैमर होता है, एक होता है स्ट्रेट पेन हैमर होता है, एक होता है स्लेज हैमर होता है, एक होता है सॉफ्ट हैमर होता है, एक होता है रॉ हाइड हैमर होता है, एक होता है मैलेट हैमर होता है। यानी कि ये सभी जो हैं ये सभी हैमर के प्रकार हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्लेड खींच जाना, यानी ब्लेड जो खींच जाता है तो जो हेक्सा जो ब्लेड है वो ढीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान, यानी कि एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रैचेट स्टॉप के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आउटसाइड मीटर के बारे में। तो जो आउटसाइड माइक्रो जो मीटर होता है इसका जो उपयोग होता है वो बाहरी, यानी कि बाहरी जो माप होता है उसको लेने के लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और जो माइक्रोमीटर जो होता है माइक्रोमीटर, इसका जो एक्यूरेसी जो होता है यानी कि अल्पतमांक जो होता है वो कितना होता है? तो 0.01 mm होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉ। अब हम जो वर्नियर हाइट गेज है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वर्नियर हाइट गेज की साइज को बीम की ऊंचाई द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। अगला है कि इसको, यानी कि इसके द्वारा मार्किंग करते समय हम किसका, तो ऑफसेट जो स्क्राइबर होता है इसका उपयोग करते हैं, ऑफसेट स्क्राइबर का। और इसका जो अल्पतमांक जो होता है यानी एक्यूरेसी जो होता है वो कितना होता है? तो 0.02 mm होता है। और जो वर्नियर हाइट गेज है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज होता है, और एक होता है एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज होता है। यानी कि आइए फिर से एक बार और देख लेते हैं। तो जो वर्नियर जो हाइट गेज है इसकी साइज को बीम की ऊंचाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, और जो वर्नियर हाइट गेज है इसके द्वारा मार्किंग करते समय जो ऑफसेट जो स्क्राइबर है, ऑफसेट स्क्राइबर इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो अल्पतमांक है वो 0.02 mm होता है। और जो वर्नियर हाइट गेज है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज होता है, एक होता है एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्रू और नट। यानी कि माइक्रोमीटर का यही सिद्धांत है। यानी कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्क्रू और नट के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और जो माइक्रोमीटर जो है माइक्रोमीटर ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है या फिर टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आई होप ये आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा मापा जा सकता है। यानी कि उससे जैसे कि जो ज़्यादा गहराई में जाना है तो आप एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करके कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं जो डेप्थ जो माइक्रोमीटर है इसका जो एक्यूरेसी यानी जो अल्पतमांक जो है वो कितना होता है? तो वो होता है 0.01 mm होता है। किसका? तो डेप्थ माइक्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। इस वाइस का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं ये कौन सा वाइस है?
इसका क्या नाम है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैंड वाइस। ये कौन सा वाइस है? तो ये हैंड वाइस का फिगर दिया गया है। और इसमें देख देख सकते हैं आप कि ये जो नट जो लगा हुआ इसको क्या कहते हैं? तो इसको विंग नट, विंग नट कहा जाता है, कहा जाता है, या फिर इसको फ्लाई नट भी कहा जाता है। इसका दो नाम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। मापने के दौरान वेबल जो प्रोटेक्टर है इसका कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेप्ड पुल्ली, यानी कि स्टेप पुल्ली। यानी कि ड्रिलिंग मशीन में स्टेप पुल्ली विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। पेडेस्ट्रल ग्राइंड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टूल रेस्ट को दर्शा रहा है। यानी कि ये जो एक्स जो है वो टूल रेस्ट को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। इस फाइल का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर में देख रहे हैं ये कौन सा फाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रास्प कट फाइल का फिगर दिया गया है। ये तो आपको पता ही हो कि ये हैंडल है, मैंने बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने फाइल के बारे में बता रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। अगर वाई से हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्पिंडल की क्षति होगी। यानी कि अगर हम जो वाइस है इसके हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दें तो जो स्पिंडल है इसकी क्षति होगी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो है वो क्या करता है? तो आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। अब बाकियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनसाइड जो कैलिपर है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनसाइड कैलिपर के द्वारा अंदरूनी माप ले सकते हैं। अगला है आउटसाइड जो कैलिपर है, यानी कि ऑप्शन जो सी में दिया गया है आउटसाइड कैलिपर, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तो इसके द्वारा बाहरी जो माप है उसको माप सकते हैं। यानी कि बाहरी माप लेने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं और इनसाइड का अंदरूनी माप के लिए करते हैं। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्कुलर सॉ का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस मशीन में कटिंग जो ब्लेड जो होता है, यानी कि जो ये सर्कुलर जो सॉ होता है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस मशीन में कटिंग ब्लेड एक पतली हाई स्पीड स्टील की सर्कुलर प्लेट के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 143। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग के लिए बनाया जाता है।
यानी कि सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए बनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। इस गेज का नाम क्या है? यानी कि इस फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेबल गेज। ये कौन सा गेज है? तो ये वेबल गेज का फिगर दिया गया है। अब भाई इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कोनों को मापने के लिए ये जो वेबल जो गेज है इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोटरी फाइल का। अब देख लेते हैं जो ऑप्शन सी में जो दिया गया है, यानी कि बैरेट फाइल जो दिया गया है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी जो आकृति जो होती है वो कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। किसका? तो बैरेट जो फाइल होता है इसका। और कहीं कहीं इसे कैंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कैंट फाइल के नाम से जानते हैं। किसको? तो बैरेट फाइल को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो बैरेट जो फाइल है ये कैसा शेप में आता है, यानी कैसे इसकी आकृति होती है। तो त्रिभुजाकार होता है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि कैंट के नाम से, यानी कैंट फाइल के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 147। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टूल मेकर्स वॉइस का उपयोग किया जाता है। अब आई फ्रेंड्स जो टूल मेकर्स जो वॉइस है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इस प्रकार की वॉइस बहुत ही छोटे साइज की समानांतर ज प्लेट वाली वॉइस होती है। अगला, इसका प्रयोग प्रायः कहाँ पर किया जाता है? तो टूल मेकर्स के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला, ये किस मटेरियल यानी किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो ये स्टील का बना हुआ होता है। अगला है, टूल मेकर्स वॉइस के जो जॉ होता है वो कैसा होता है? तो प्लेन होता है। अगला है, इसका साइज इसके ज की चौड़ाई से, यानी कि ज की जो चौड़ाई है उससे लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए एक बार और समझ लेते हैं कि ये जो टूल मेकर जो वॉइस है इस प्रकार की वॉइस बहुत ही छोटे साइज की समानांतर ज वाली वॉइस होती है। अगला है, इसका प्रयोग प्रायः टूल मेकर्स के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। और ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो स्टील का बना हुआ होता है। और इसका जो ज जो होता है वो प्लेन होता है, और इसके जो साइज है वो ज की चौड़ाई से लिया जाता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्लेक्सिबल ब्लेड, यानी कि लचीला ब्लेड। अब ये जो हेक्सा ब्लेड है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक प्रकार का, यानी कि जो हेक्सा ब्लेड है वह एक प्रकार का स्टील की पत्ती होती है। कैसी पत्ती होती है? तो स्टील की पत्ती होती है। और यह किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो ये हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है, या फिर हाई स्पीड स्टील से भी बना हुआ होता है, या फिर लो एलॉय स्टील का भी बना हुआ होता है। और इसकी हार्डनेस कितनी होती है? तो इसका हार्डनेस जो है वो 59 से 65
HRC होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसको TPI से दर्शाया जाता है। TPI का मतलब क्या होता है, तो टीथ पर इंच होता है। तो सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो हेक्सा ब्लेड जो होता है वो कैसा होता है, किस किस मटेरियल से बना हुआ होता है। तो वो होता है हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है, या फिर हाई स्पीड स्टील से भी बना हुआ होता है, या फिर लो एलॉय स्टील से बना हुआ होता है। और इसका जो हार्डनेस जो होता है वो 59 से 65 HRC होता है। और यह एक प्रकार का स्टील का बना हुआ होता है, स्टील की बनी हुई पत्ती होती है। और इसको TPI से दर्शाया जाता है, यानी कि टीथ पर इंच से दर्शाया जाता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो कीवे काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। अब भाई जो कुछ पॉइंट जो है इसके बारे में उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है, यानी क्रॉस कट चीजल की जो कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 4 से 12 mm तक होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्रॉस कट जो चीजल है उसका प्रयोग जो है उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। और इसका जो कटिंग एज की जो चौड़ाई जो होती है वो 4 से 12 mm तक होती है। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। हथौड़ा में एक्स चिन्हित यानी एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताएं। यानी कि ये जो एक्स जो है वो किस भाग को दर्शा रहा है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिन को दर्शा रहा है, यानी कि ये जो है वो पिन है। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हैंडल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये नीचे वाला जो भाग है उसको फेस कहते हैं। और ये क्या है? तो ये आई होल है। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चिक कहते हैं। और इसी पे क्या रहता है? तो इसी पे इसका वजन जो है वो दर्शाया हुआ रहता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोनों की खुदाई को रोके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर रोकें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टफनेस। अब देख लेते हैं टेनेसाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि टेनेसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस गुण के कारण क्या होता है? तो खींचने का जो दबाव पड़ने पर ये टूटती नहीं है, यानी कि खींचने पर जो दबाव जो पड़ता है तब ये जो है इस गुण के कारण वो टूटती नहीं है, उसी को टेनेसिटी कहते हैं। अगला देख लेते हैं हार्डनेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो घिसने, कटने, खुरचने का विरोध करता है, यानी कि जो हार्डनेस गुण होता है इसी गुण के कारण धातु जो है वो घिसने, कटने, खुरचने का विरोध करता है। तो आई होप तीनों समझ में आ गया होगा कि टफनेस किसको कहते हैं। तो इस गुण के कारण शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। टेनेसिटिक जो है इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है? तो खींचने का दबाव पड़ने पर वो नहीं टूटता है, यानी खींचने पर दबाव पड़ने पर वो नहीं टूटता है। और हार्डनेस जो गुण होता है
इस किस प्रॉपर्टी यानी कि इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, तो घिसने, कटने, खुरचने का ये विरोध करता है, तो वो हार्डनेस का गुण के कारण होता है। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एनेविल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये कौन सा माइक्रोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर। यानी कि ये जो माइक्रोमीटर है वो डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। अब आइए इसके कुछ भाग के नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रैचेट स्टॉप कहते हैं। नीचे वाला जो है ये क्या है? तो डेप्थ रॉड है। और ये इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसको बेस कहते हैं। और यहाँ पे एक नट लगा हुआ होता है। और इस वाले भाग को कहते हैं थिम्बल कहते हैं। तो आई होप इसके पार्ट्स के नाम भी आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि BSW थ्रेड। अब आइए सभी के एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो BA जो थ्रेड होता है वो कितने डिग्री का एंगल का होता है? तो वो होता है 47.5 डिग्री का होता है। और इसका कितना होता है? यानी BSF जो थ्रेड है इसका एंगल कितना होता है? तो वो होता है 55 डिग्री का होता है। और BSW जो थ्रेड है इसका कितना होता है? इसका भी होता है 55 डिग्री होता है। और जो एकमी थ्रेड है इसका एंगल कितना होता है? तो वो होता है 29 डिग्री होता है। और ये जो एकमी थ्रेड है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसको तो अच्छे से आप याद कर लें। यानी कि BA थ्रेड का कितना होता है? तो 47.5 डिग्री होता है। BSF थ्रेड जो होता है इसका कितना होता है? तो 55 डिग्री होता है। BSW थ्रेड जो होता है इसका कितना होता है? तो 55 डिग्री होता है। और जो एकमी जो थ्रेड होता है इसका कितना होता है? तो 29 डिग्री होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। इस टैप रिंच का क्या नाम है? यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं ये रिंच जो है, ये टैप जो रिंच है इसका नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सॉलिड टाइप टैप रिंच का फिगर दिया गया है। फ्रेंड्स फिगर बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि एक दो फिगर देकर पूछा जाता है उसका नाम कि ये इसका नाम क्या है। इसलिए आप फिगर बेस्ड प्रश्न जो है वो अच्छे से पढ़ लेंगे और देख लेंगे ताकि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टैप ड्रिल जो साइज जो है, टैप ड्रिल साइज बराबर होता है मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अच्छे से याद कर लें क्योंकि इस पर प्रश्न पूछा जाता है। टैप ड्रिल साइज पूछा जाता है जैसे कि मेजर डाया और डेप्थ देकर पूछा जाता है कि टैप ड्रिल साइज निकालें। इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 161। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय
ड्रिल बीट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुत धीमी गति से फीड दर। अब हम देख लेते हैं जो ड्रिल है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो ड्रिल होता है वो कैसा टूल है, तो यह कटिंग टूल है। ओके फ्रेंड्स, अगला है कि ड्रिल जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो गोल आकार के सुराख बनाने के लिए हम ड्रिल का उपयोग करते हैं। और ये जो ड्रिल है वो किस मटेरियल का यानी किस चीज़ का बना हुआ होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यह हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है या फिर हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है, यानी कि दोनों का बना हुआ होता है। और ये जो ड्रिल जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है फ्लैट ड्रिल होता है, एक होता है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल होता है, और एक जो होता है वो होता है ट्विस्ट ड्रिल होता है। यानी कि फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो ड्रिल जो होता है वो कैसा टूल होता है, तो कटिंग टूल होता है। और जो ड्रिल होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो गोल आकार के सुराख बनाने के लिए हम ड्रिल का उपयोग करते हैं। और ये कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है और हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है। और जो ड्रिल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है फ्लैट ड्रिल होता है, एक होता है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल होता है, एक जो होता है वो ट्विस्ट ड्रिल होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताएं। यानी कि ये कौन सा, ये जो फिगर में देख रहे हैं ये कौन सा गैस वेल्डिंग है, यानी कि कौन गैस वेल्डिंग का कौन सा दोष है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिघलने की कमी, यानी कि फ्यूज़न की कमी। ओके फ्रेंड्स, अब हम गैस जो वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं गैस वेल्डिंग से। तो जो गैस वेल्डिंग होता है इसमें आवश्यक ऊष्मा जो है वो जो गैस होता है उसको जलाकर, गैस को जलाकर क्या करते हैं, तो प्राप्त करते हैं। और ये कैसे अभिक्रिया होता है, तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। और जो गैस वेल्डिंग होता है इसके कौन कौन से प्रकार होता है, तो एक होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, एक होता है ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग होता है, एक जो होता है वो होता है ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो गैस वेल्डिंग होता है इसमें आवश्यक जो ऊष्मा होता है वो गैस को जलाकर प्राप्त करते हैं। और ये कैसा अभिक्रिया होता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। और जो गैस वेल्डिंग होता है उसका जो प्रकार होता है वो कौन कौन सा होता है, एक होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, एक जो होता है वो ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग होता है, और एक जो होता है वो ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग या प्रयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्वायर हेड। यानी कि स्क्वायर हेड की यानी कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विकृति को रोकने के लिए एंगल जो प्लेट होता है उसमें रिब्स जो है वो प्रदान किया जाता है। अब एंगल प्लेट के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एंगल प्लेट जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अगर इसका जो पॉइंट है वो क्या है, तो जो एंगल प्लेट होता है वो 90 डिग्री के कोण में बना होता है। अगला है यह प्रायः, यानी कि ये जो एंगल प्लेट जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो ये क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है या फिर स्टील से भी बना हुआ होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट जो है वो सभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंगल प्लेट जो है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और ये 90 डिग्री के कोण में बना हुआ होता है। और ये और किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो यह प्रायः क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है या फिर स्टील से भी बना हुआ होता है। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें, यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये कौन सा वी ब्लॉक है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डबल लेवल सिंगल ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फॉर्ज हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1.7% तक फॉर्ज हो सकता है। यानी कि जो स्टील है इसकी 1.7% तक कार्बन जो है वो कंटेंट जो है कार्बन कंटेंट वो फॉर्ज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्राई एयर जेट कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। किसमें, तो कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। यानी कि ये जो रेडियल ड्रिलिंग जो मशीन जो दिया गया है इसमें आपको ये जो एक्स जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका क्या नाम है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्पिंडल हेड को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैक फायर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रिवेट सेट का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं रिवेट के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये रिवेट जो होता है वो कैसा जोड़ होता है, तो ये अर्ध अस्थाई जोड़ होता है। और जो रिवेट सेट जो होता है, रिवेट सेट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो रिवेट सेट होता है यह एक प्रकार का खोखला पंच होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। बेंट स्निप्स का उपयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्कुलर कट। यानी कि सर्कुलर कट के लिए हम बेंट जो स्निप्स है उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है।
यानी कि ये जो x जो है वो इसके किस भाग को दर्शा रहा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोअर ब्लेड को दर्शा रहा है। और ये जो है ये अपर ब्लेड, यहाँ पर अपर ब्लेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताएं कि ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रूविंग हो रहा है, यानी ग्रूविंग ऑपरेशन जो है वो हो रहा है। और इस टूल के बारे में आपको पता ही है कि नीचे इसका फेस होता है, ये हैमर है, और ये नीचे फेस होता है, इसका ऊपर पिन होता है, ये आई होल होता है, यहाँ पर हैंडल होता है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी कि जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेक्टिफायर सेट। अब आइए फ्रेंड, जो आर्क वेल्डिंग है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। जैसे कि आर्क वेल्डिंग में वोल्टता जो है वो 18 से 40 वोल्ट तक होता है। ओके फ्रेंड्स। और अगला है इसमें, यानी कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का प्रयोग आर्क वेल्डिंग विधि में होता है। किसका? तो इलेक्ट्रोड का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एल्युमिनियम। अब भाई एल्युमिनियम के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम को किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो Al से सूचित करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैरून कलर का होता है। और जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर, उसमें उस पर किस चीज़ का पेंट होता है? वो काला होता है, यानी काला रंग का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर है वो मैरून कलर का होता है, और जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, वो काला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सपोर्टिंग पीस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। सोल्डर की सामग्री यानी कि मटेरियल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्योर मेटल और एलॉय, यही है। अब आइए फ्रेंड, जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सोल्डरिंग में जो वर्कपीस जो है वो नहीं पिघलता है, और इसमें फिलर मेटल के रूप में हम सोल्डर का उपयोग करते हैं, सोल्डर का। ओके फ्रेंड्स। और सोल्डरिंग के लिए तांबा जो है वो उत्तम पदार्थ है। जो तांबा जो है वो क्या है? तो उत्तम पदार्थ है। आइए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो सोल्डर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सोल्डर है, इसमें वर्कपीस जो है, सोल्डरिंग में वर्कपीस जो है वो नहीं पिघलता है, और इसमें फिलर मेटल यानी कि सोल्डरिंग में फिलर मेटल के रूप में हम सोल्डर का उपयोग करते हैं, और सोल्डरिंग के लिए तांबा जो है वो उत्तम पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180।
स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं जो अमोनियम जो क्लोराइड है इसका जो केमिकल नेम है यानी कि रासायनिक जो नाम है वो क्या होता है? तो इसका ये होता है NH4Cl होता है, NH4Cl होता है। तो आई होप ये आपको याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीम को क्लोज और लॉक करना, यही जो है वो ग्रोवर का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइल्ड स्टील यही है, यानी कि रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है वो माइल्ड स्टील है। अब देख लेते हैं रिवेट के बारे में। तो जो रिवेट जो है वो कैसा जोड़ है? तो वो अर्धअस्थायी बंधक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब आइए जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो माइल्ड स्टील है इसमें कार्बन है उसकी मात्रा, यानी कार्बन की मात्रा कितना से कितना प्रतिशत तक होता है? तो इसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.30% तक होता है कार्बन की मात्रा। ओके फ्रेंड्स, और इसकी जो कठोरता है वो बहुत कम होती है। किसकी? तो माइल्ड स्टील की, यानी कि माइल्ड स्टील की जो कठोरता है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसे आसानी से फॉर्ज, वेल्ड, मशीन, ये तीनों जो है वो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो रिवेट जो है वो कैसा बंधक है? तो वो अर्धस्थायी बंधक है। अब माइल्ड स्टील के बारे में, तो जो माइल्ड स्टील के बारे में, यानी कि माइल्ड स्टील में जो कार्बन जो है वो कितना से कितना प्रतिशत तक होता है? तो 0.15 से 0.30% तक कार्बन की मात्रा होता है। किसमें? तो माइल्ड स्टील में। और माइल्ड स्टील के बारे में एक और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि इसकी जो कठोरता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसे आसानी से फॉर्ज, वेल्ड और मशीन कर सकते हैं। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। यानी कि ये जो एक्स है जो है वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, यानी किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये बॉडी को दर्शा रहा है। ऊपर जो होता है वो कैप होता है, यानी कि हेड, जिसको हेड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टिनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पैन हेड रिवेट का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो भारी संरचनात्मक कार्य में। अब देख लेते हैं जो रिवेट है इसके प्रकार के बारे में, यानी कि रिवेट के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके कौन कौन से प्रकार होता है? तो एक होता है इसमें स्नैप हेड रिवेट होता है, एक जो होता है वो होता है पैन हेड रिवेट होता है, एक जो होता है वो काउंटर सैंक रिवेट होता है, और एक जो होता है वो बाइफरकेटेड रिवेट होता है। यानी कि रिवेट के प्रकार के बारे में देख लेते हैं तो कौन कौन सा होता है। तो एक होता है स्नैप हेड रिवेट होता है, एक जो होता है वो पैन हेड रिवेट होता है, एक जो होता है काउंटर सैंक रिवेट होता है, एक जो होता है बाइफरकेटेड रिवेट होता है। यानी कि ये चारों होते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डॉली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। दिखाए गए रिवेट दोष का नाम बताएं, यानी कि ये कौन सा रिवेट दोष है, इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रिवेट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है, यही इसका दोष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्रेमल का। अब आइए ट्रेमल के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो ट्रेमल जो होता है यह एक प्रकार की बहुउपयोगी औजार होता है। अगला है इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप जो है उसको मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला इसका जो पॉइंट है वो क्या है, तो ट्रेमल के जो स्क्राइबर होता है वो तेज धार वाले होने चाहिए। और ट्रेमल को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो उस पर समय समय पर क्या करते हैं, तो तेल यानी कि ऑयल और ग्रीस दोनों का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अत्यधिक क्लियरेंस के कारण जो है वो बर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। भाग एक्स का नाम क्या है, यानी कि ये जो एक्स जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि इसका क्या नाम है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये क्लैंप को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीम को क्लोज, यानी कि सीम को क्लोज करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोनिकल हेड रिवेट का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो हल्की असेंबली के काम में। और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन ए में दिया गया है पेन हेड रिवेट का। तो हल्की असेंबली में हम कोनिकल हेड रिवेट जो है इसका उपयोग करते हैं, और भारी संरचनात्मक कार्य में हम पेन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। तो आपको ये दोनों याद रहेगा, आई होप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रिवेट स्नैप का उपयोग किया जाता है। अब आइए जो रिवेट स्नैप है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसका उपयोग रिवेटिंग के बाद उसको सही आकार देने के लिए हम रिवेट स्नैप का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। सीट मेटल वर्क में इस नोच का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्वायर नोच। ये कौन सा नोच है? तो स्क्वायर नोच का फिगर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मेटल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बॉसिंग मेटल्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। इस रिवीटिंग में क्या दोष है, यानी कि इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये जो रिवीटिंग है इसमें कौन सा दोष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लेट पर होल एक सिद्ध में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाफ मून स्टेक का उपयोग किया जाता है। अब आइए जो ऑप्शन ए में जो दिए गए उन सभी के बारे में, ऑप्शन ए, बी और डी सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया फनल स्टेक, तो फनल स्टेक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? तो कीप के जैसा, यानी कि फनल जैसा होता है। और इसका उपयोग, यानी कि जो फनल स्टेक है इसका प्रयोग जो है वो शंकु आकार की वस्तुओं में जोर लगाने के लिए किया जाता है, फनल स्टेक का उपयोग। अब देख लेते हैं हम हैचेट स्टेक जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस स्टेक का जो सिरा जो होता है वो कैसा होता है? तो शार्प होता है। अगला है बीक जो आयरन है, इस स्टेक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस स्टेक की जो आकृति जो होती है वो एनविल की तरह होती है। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। शीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है, यानी कि ये आपको बताना है देखकर कि ये कौन सा टूल है। और फ्रेंड्स, जो फिगर बेस्ड प्रश्न जो होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए और पता रहना चाहिए कि ये किस चीज़ का फिगर है, और उसका नाम भी आपको याद रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राउंड बॉटम स्टेक का फिगर दिया गया है। और बाकी सभी के बारे में मैंने बता रखा है, हैचेट स्टेक के बारे में, फनल के बारे में और हाफ मून स्टेक के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। शीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है, यानी कि इस वाले ज्वाइंट को आपको बताना है इस फिगर को देखकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डबल ग्रुव्ड ज्वाइंट का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। स्नीप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1.2 mm मोटाई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक आप लोगों ने खजाना वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से कम 5 से 6 नंबर तो पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।